नमस्कार दोस्तों। आज मेरे साथ बहुमुखी प्रतिभा के धनी अनूप लाठर जी जुड़े हुए हैं। अनूप लाठर जी, आपका बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में और खास मुलाकात है इस कार्यक्रम में। जी, नमस्कार ओमकार जी। और सभी अब जो हमारे साथ दर्शक जुड़ेंगे उन सभी को भी मेरी तरफ से प्रणाम, शुभाशीष। अनूप लाठर जी के बारे में मैं बहुत संक्षिप्त में बता दूं। डिटेल जानकारी तो हम उनके इंटरव्यू के दौरान जब बातचीत होगी तो आपको खुद ही मिल जाएगी, पर संक्षिप्त विवरण उनका ये है कि हरियाणा की माटी से हैं। हरियाणा की जो लोक संस्कृति है उसके प्रति उनका जीवन समर्पित रहा है। वो थिएटर से भी जुड़े हुए रहे हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के युवा और सांस्कृतिक जो विभाग है उसके वर्षों तक डायरेक्टर रहे हैं। और रत्नावली फेस्ट वहाँ होता है जिसमें खास तौर से जो हरियाणवी कलाकार होते हैं, यूथ होते हैं, आपके वाद्य यंत्र वादक होते हैं या आपके सिंगर हैं या दूसरी विधाओं से जुड़े हुए हैं, उनको प्रोत्साहन देना, उनको आगे लाना। और इस फेस्ट के जरिए हरियाणा की जो मूल आत्मा है, जो ग्राम्य जीवन की खूबसूरती है, उसको सामने लाना, उसका प्रचार प्रसार करना, न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। क्योंकि रत्नावली की एक वेबसाइट भी इन्होंने बनाई और उसके बाद चुनिंदा चीजें उस पर प्रसारित और प्रकाशित की। इसके अलावा लाठर साहब फिल्मों से भी जुड़े रहे हैं। चाहे चंद्रावल हो, चाहे लाडो बसंती हो, पंजाबी फिल्म हो, उसमें भी उन्होंने एक्ट किया है। एनएसडी से भी किसी ना किसी रूप में जुड़े रहे हैं। उनकी पुस्तकें भी हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान है। रिसर्च बेस डॉक्यूमेंट्रीज के निर्माण में उनका योगदान रहा हो या अलग अलग टीवी चैनलों पर उनके नाम के आगे कई पुरस्कार हैं। तो लाठर साहब, एक बार फिर आपका दिल की गहराइयों से बहुत इस्तकबाल, बहुत स्वागत। जी, जी, मेरी ओर से भी सभी का प्रणाम। सबसे पहला सवाल तो यही है कि इस बदलते हुए दौर में जब सबसे ज्यादा जरूरत है इस बात की कि जो हमारी धरोहर है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारी खूबसूरती है ग्राम्य जीवन की, उसको अक्षुण्ण रखने में क्या क्या कठिनाइयां हैं इस समय और क्या क्या चुनौतियां हैं? सबसे बड़ी जो चुनौती, जो चाहे वो 30 साल पहले जब हमने अपना काम शुरू किया था, चाहे वो 30 नहीं बल्कि जो कहें 40 वर्ष पहले जब शुरू किया था, वो जो कठिनाई तब थी, वो कठिनाई अब भी वैसे की वैसे बरकरार हैं। सिर्फ उन कठिनाइयों में से कुछ कठिनाइयां कम हुई हैं। लेकिन चलिए, जो कठिनाइयां कम हुई हैं उसके लिए खुश हैं हम, और जो कठिनाइयां अभी हैं उसके लिए उम्मीद करते हैं कि वो कठिनाइयां आने वाले समय में दूर होंगी। सबसे पहले तो क्या है कि हरियाणा एक अर्बन और रूरल का डिवाइड जो है वो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। और उससे क्या हो रहा है कि नॉर्मली हर शहर में क्या होता है कि जो शहर होता है ना, वो बल्कि उसका कल्चरल न्यूक्लियस होता है। किसी भी किसी भी प्रांत का, स्टेट का जो कल्चरल न्यूक्लियस होता है तो शहर जाने जाते हैं। यानी कि वो कहते हैं सांस्कृतिक राजधानी है। अब उत्तर प्रदेश कहें तो लखनऊ में है, आपका गुजरात कहें तो बड़ौदा है। वो माने जाते हैं कि जहाँ से वहाँ के लोग बाहर के देहात के सब पढ़ के आते हैं, और वो और कल्चर्ड होके वो अपनी बिलोंगिंगनेस के लिए काम करते हैं और उस कल्चरल बिलोंगिंगनेस को लेके आगे चलते हैं। हमारे यहाँ दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि जो ग्रामीण उससे बल्कि आता है, वो वापस शहर में आकर डीकल्चर्ड होकर वापस जाता है। आई मीन, एज हम्म। फार एज दैट रूरल कल्चरल बिलोंगिंगनेस इज कंसर्न, वो खत्म हो जाती है। उसकी लैंग्वेज से बिलोंगिंगनेस खत्म हो जाती है, उसकी अपने पहरावे से बिलोंगिंगनेस खत्म, वो टोटली अपरूट हो जाता है। तो जैसे अब बनारस जाएं तो वो बनारस बल्कि आपकी भाषा, वो आपकी भाषा की गुणता को बना के रखता है, आपके व्यवहार को ही बना के रखता है। लेकिन आप हरियाणा में एक रिवर्स है कि जो ही शहर में आए तो
आप अपना गांव पीछे छोड़ दीजिएगा, और अगर नहीं छोड़ते हैं तो आपको बार बार कहकर याद कराया जाता है कि आप अभी भी वैसे बोलते हो, आप अभी भी ये पसंद करते हो, आपका खान पान अभी भी वही है। तो वो एक जो कम्प्लेक्स है दिया जाता है, वो बड़ा खतरनाक है। और किसी भी प्रदेश की संस्कृति को आगे बढ़ने के लिए जो जरूरत होती है, वो वहाँ का जो सेठ है, जो वहाँ का व्यापारी है, वो उसके प्रेशर देने से बनती है। इवन चाहे शिक्षा भी है, वो भी जो वहाँ का सेठ होता है उसके प्रेशर देने से ही वो शिक्षण संस्थान खोलता है और करता है, सब चीजें बनाता है। ऐसे ही हमारा जो श्रेष्ठी वर्ग है हरियाणा का, वो भी शहर में आकर वो ये कहने ही नहीं चाहता कि वो हरियाणवी है। तो मैं खास तौर पे जो हमारे यहाँ का बनिया है, श्रेष्ठ है ना, व्यापारी है, जो समृद्ध है, जब तक वो इसको बिलोंगिंगनेस से नहीं लेगा, जब तक वो उसको गले नहीं लगाएगा, उस कल्चर को, या हमारे कल्चर के जो रिप्रेजेंटेटिव इवेंट्स हैं उनको गले नहीं लगाएगा, उनको प्यार नहीं करेगा, उनको स्पॉन्सर नहीं करेगा, तो उम्मीद कम लगती है चीजों की कि ये आगे बढ़ सके और ग्रोथ हो सके चीजों की। तो मेन सरकार के आइडेंटिटी। सरकार जी के स्तर पर जितने प्रयास किए जाने चाहिए थे, क्योंकि ये गिला शिकवा तो बहुत सारे लोगों का है कि अलग अलग प्रदेशों की अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है, एक विरासत है, एक इतिहास है, और उसको सजोने संवारने का बड़ा काम भी हुआ है। वहाँ के जो भी संस्कृति मंत्रालय रहे हैं या अलग अलग अकेडमियाँ रही हैं, उन्होंने उनको सहेजने का संजोने का काम किया है। यहाँ भी जी जी अकेडमियाँ रही हैं, यहाँ भी बनी हैं। यहाँ भी आप जैसे बहुत सारे लोगों ने काम किया है, बहुत सारे नाम गिनाए जा सकते हैं जिन्होंने साहित्य रचना या डॉक्यूमेंटेशन करके या दूसरे तरीकों से इसको जीवित कर रखने की कोशिश की है, आगे बढ़ाने की कोशिश की है। फिर जी भी जी। ये प्रयास उतने फलीभूत क्यों नहीं हो पाए हैं आपकी दृष्टि में? क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्या है कोई चीज बनाते हुए? सबसे बड़ा, जब ये इस तरीके के संस्थान बनाए जाते हैं तो सबसे उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ध्यान में होना चाहिए। लेकिन यहाँ जब भी संस्थान बने तो उसका ऑब्जेक्टिव कल्चरल रेनेसां लाने का नहीं रहा है, इट वाज पॉलिटिकल। और वो पॉलिटिकल में भी मतलब लगा कि अब बहुत जरूरत ही है, मतलब थोड़ा सा लोगों को दिल खुश करने की जरूरत है। मतलब ये नहीं कि उसको में कुछ परिवर्तन लाना है, वो उसको माध्यम लाना है। तो हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल सेटअप है उसके भी कल्चरल बंकमनेस रही है सदा से। ये नहीं कह सकते कि आज कोई राजनीतिक दल हो, कितने भी राजनीतिक पुराने दल हो, चाहे ये जब से हम चाहे सन 47 का समय कहें तो 47 से 66 तक का तो वैसे ही हमारा एक अलग दिशा में ही काम, वो पंजाबियत के उसी जंजाल में फंसे रहने में हम घुसे रहे। तो 66 के बाद भी जो है कोई सीरियस थॉट किसी का कल्चरल रेनेसां के लिए नहीं था, बल्कि कल्चरल रेनेसां को किसी ने समझा ही नहीं है, कल्चरल एसिमिलेशन को किसी पॉलिटिशियन ने भी नहीं समझा है। उसने उसको सिर्फ एंटरटेनमेंट तो समझा है, और एज एंटरटेनमेंट उसको यूज करने की भी की है। वो चाहे उनके रैलीज के लिए करें, चाहे वो अपने और कोई जलसों के लिए करें या सरकारी आयोजन के लिए भी करें, लेकिन वो कल्चरल ग्रोथ कैसे कराई जाए ऐसी किसी संस्थानों ने नहीं सोचा। वो संस्थान भी बन गए तो इवेंट कराने लग गए, चलिए वो 2 नाटक करा दें, एक करा दें, ये करा दें, वो करा दें। लेकिन उसको कैसे कंसोलिडेट करना, एक फिलोसॉफिकली चीज को एग्जीक्यूट करना एक अलग होता है, और एक इवेंट को एज परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइज करना एक अलग होता है। तो वो इस तरीके की सीरियस जो सोच है ना, वो नहीं आई है, एक इस फिलोसॉफिकल बदलते कल्चर। जी इस इस बदलते हुए दौर में सबसे बुरी मार अगर किसी पर पड़ी है तो वो जो हमारे लोक जीवन से जुड़े हुए चाहे कलाकार रहे हों
चाहे बिल्कुल, बहुत। आपके वास्तुशिल्पी रहे हों, जो जी, भी जी, जी। इन विधाओं से जुड़े हुए लोग रहे हैं, उन पर मार पड़ी है। मुझे याद साहब है 80 के दशक तक भी उनके हुँ, पास हुँ। काम भी था, रोज़गार, पैसे भी मिल जाते थे, उनके परिवार भी चलते थे। लेकिन जैसे-जैसे ये सीरियल्स का दौर आ गया, मल्टीनेशनल्स ने हमारे देश में प्रवेश किया, लोक जीवन से, लोक विधाओं से जुड़े हुए लोग थे, उनकी भी रोज़ी-रोटी पर बहुत बुरा असर पड़ा है। हालाँकि रत्नावली हो या दूसरे इस तरह के प्रयास हों, उनके ज़रिए उनको आंशिक तौर पर कुछ-कुछ भुगतान हो जाता था और हो रहा है। पर क्या यही काफ़ी है? ऐसे कलाकारों के लिए, ऐसे परिवारों के लिए क्या कोई नीति नहीं बननी चाहिए? क्या है कि हम यही मान के चल लें, पहली बात तो ये है कि जितने भी हमारे यहाँ लोक साजिंदे हैं, वो साजिंदे सब के सब तकरीबन वो बैकवर्ड कास्ट से और या शेड्यूल कास्ट में से, उनमें से ज़्यादातर ये जितने भी हमारे लोक कलाकार हैं, खासकर साजिंदे, साजिंदे जो आते हैं, खासकर उसी जमात से आते हैं। और जो मैं इसको क्लासिफाई अगर करें तो हम कहें कि सितार हो गए, ये सब चीज़ें हो गई, ये सब तो ब्राह्मणिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मतलब हम इसको इंटरप्रेट इस वो परिभाषा में भी कर सकते हैं, वो क्लासिकल हैं, वो ब्राह्मणिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और जो ये हमारे लोक साज हैं, ये खुद में ही एक बैकवर्ड वो है। यानी कि घर में अगर पहले ले जाते थे तो लोग यूँ कहते थे बाहर रख, व्यवहार इस तरीके का। मेरा कहना है कि जो साजिंदे हैं, ये सारे जो उससे जुड़े हैं, वो बैकवर्ड और दलित उससे ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है उससे हैं। आप और नहीं तो सरकारी उसमें ही आप मदद करना चाहते हैं तो क्या उनको मनरेगा में नहीं ले सकते? अब आप ये थोड़ी ना कि सारंगी वाला जाकर खुदाई करेगा या वो नगाड़ा बजाने वाला जो है गांव में जोहड़ की खुदाई करेगा। तो आप मतलब इस तरीके के जो प्रोफेशन जो उस जमीन से जुड़े हुए हैं और जो के एंटरटेनर्स हैं गांव के, मतलब उनका ऑब्जेक्टिव और पर्पस ही समाज ने जो उनको रखा है संभाल कर संजोकर, और वो जातिगत हैं, तो आप उनको किसी तरीके से गवर्नमेंट स्कीम्स में लेकर आना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन सिर्फ सोच की बात है कि आप ये सोच लें कि हाँ हमें अल्टरनेट इनको साथ में, ये नहीं कि अल्टरनेट ऑक्यूपेशन नहीं कि भाई वो ताकि वो छोड़ के ही चले जाए, उससे तो नुकसान बल्कि फायदे की जाए नुकसान होगा। लेकिन आप उसके साथ सपोर्टिंग उनको, चाहे वो मनरेगा जैसी स्कीम है, चाहे कुछ और इस तरह नहीं है, तो आप मतलब पेंशन तो हम यूँ कहेंगे कि रिटायर्ड उसके लिए है, लेकिन एक सपोर्टिंग इनकम का तो आप उसे देंगे ना। अब ऐसे-ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बजाने वाले थे और अब बजाने वाले नहीं रहे। क्यों? या एक आधे बचे हुए हैं, क्योंकि उनके अगली पीढ़ी सीखना ही नहीं चाहती, उन्हें रोजगार नहीं। आप उनको पीएन भी लगा सकते हैं, आप स्पेशल कोटे में जहाँ स्पोर्ट्स पर्सन लगाते हैं, आप ऐसे ही साजिंदों को आप उनको भी तो रख सकते हैं कि आप पीएन रखा, आपने फोर्थ क्लास में रखा या उसकी एबिलिटी और नोन है तो आप उसको और अपर उसमें ले गए। तो आप रखते हुए सब चीजों में सिर्फ पॉलिसी की जरूरत है कि भाई जहां हम स्पोर्ट्स पर्सन को दे रहे हैं तो वहाँ कल्चर वालों को भी दे, जहां आप लेबर को दे रहे हैं तो वहाँ मनरेगा में आप एक आर्टिस्ट को भी ले लें। अभी आप ये देखिए कि जो इस दौर में अभी ये कोविड का जो दौर चला है, जो बेचारा साजिंदा जो कुछ थोड़ा बहुत कमाकर किसी फेस्टिवल में, है ना, जो थोड़ा सा भी रोजगार उसका, या किसी सरकारी उसमें, या किसी पॉलिटिकल रैली में, या किसी इवेंट में जाके अपना बजा लेता था, आज पिछले 3 महीने से वो दिहाड़ी नहीं कर सकता, वो दिहाड़ी करने का कैपेबल नहीं है, बिकॉज वो लेबर नहीं है। लेकिन उसके पास 3 महीने से पिछले मार्च से लेकर अब तक उसके पास रोटी खाने के पैसे नहीं है। वो कितनी मतलब मुसीबत के दौर में, और ये सिर्फ यही नहीं है कि वो साजिंदे, हरियाणा का कलाकार अभी उतना समृद्ध नहीं है जैसे पंजाब का या और स्टेट्स का है। हमारा तो अभी इमर्ज हो रहा है। मैं तो पीछे एक सिंगर हमारे हैं वो डीसी मदाना, एक बार उसका इंटरव्यू भी किया था मैंने, तो मैंने उससे पूछा आपने काम किया है कुछ तरक्की, आपका एक गाना लाखों लोगों ने करोड़ों ने सुना है, क्रिस गेल जैसे लोगों ने भी डांस कर लिया,
है ना, विराट कोहली जैसे ने भी डांस किया, मतलब बहुत अच्छी बात है, उन्होंने सबने इसको पाया। तो मैंने कहा कि इससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? तो दुखदाई बात ये कि वो बताता है कि जी हमारा परिवार बीपीएल फैमिली में आता था, तो इसलिए जो मिलता मेरी ये जो लगा, तो मैंने नेम प्लेट अपनी लेकर, मेरा गाना चला तो मैंने नेम प्लेट अपने घर के बाहर लगा दी। तो वो नेम प्लेट लगाते ही जो है मेरा बीपीएल के उसमें से कट गया। नुकसान हो गया। उसको मतलब नुकसान हो गया। तो हमारा जो कलाकार है वो अभी थ्रेशोल्ड पर है ऊपर निकलने के, और उसी दौरान में कोविड आया। अमर्ज हो रहे हैं हमारे आर्टिस्ट, बहुत अच्छे से अमर्ज हो रहे हैं, अपने अपने ही दम पर अमर्ज हो रहे हैं, किसी के करने से नहीं हो रहे हैं, अपनी ही काबिलियत से। और हमारी लैंग्वेज का भी एक आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है, हम उससे भी अमर्ज हो रहे हैं। और ज्यादा सी घनी मतलब हमने मदद भी नहीं चाहिए, सच्ची बात तो ये है, हम अपने आप काबिल हैं, क्योंकि हमारे हरियाणा के लोग बहुत मेहनती है, और एक बार जिस तरफ लग जाते हैं तो लग जाते हैं, तो उसको पार चढ़ा लेते हैं। लेकिन ऐसे उसमें खासकर जो साजिंदे हैं या हमारे अभी जो कलाकार अभी अमर्ज नहीं हो पाए हैं, उन्होंने अभी 3 महीने तो मतलब बहुत भुखमरी के हालात में गुजार रहे हैं। और लेकिन उसके अलावा भी उनके पास कोई काम मुश्किल से ही मिलता है। सरकारी में लाठर भी साहब। किसी में, जी सरकारी जी। में आप देखिए मतलब 1,000 रुपए की दिहाड़ी मिलती है। मतलब वो कलाकार अपने घर से चल के जाता है, किसी के साथ वो गाड़ी करके आपस में परफॉर्म करके आता है, उसको सिर्फ 1,000 की दिहाड़ी मिलती है।